सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इधर जा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरज, आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब पे। आज हम वर्कशीट करने वाले हैं। आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट है जो वर्कशीट नंबर 39 है। ये वर्कशीट 3 अक्टूबर की है और 9th क्लास के लिए है। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल का चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसके पहले की जो इसी चैप्टर से 2 वर्कशीट आ चुकी हैं। मंडे को और थर्सडे को वो हम कर चुके हैं। अब ये लास्ट वर्कशीट है, आपका चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम इसे फटाफट स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले आपका यहाँ से स्टार्ट है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं। यानी कि भारत में कुछ ऐसे पौधे हैं जो किसके लिए यूज़ होते हैं? औषधि यानी कि दवाई बनाने के लिए। जैसे सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबुल, नीम, तुलसी, कचनार आदि। तो ये सब किस में यूज़ होते हैं? औषधि बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति में धनी है। यानी कि देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की प्राणी जो संपत्ति है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ जीवों की जो प्रजातियाँ हैं कितनी हैं? 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। किसकी? जीवों की। देश में 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब ये देखो, हमारे भारत देश में 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। जैसे चिड़िया हैं, कई तरह की चिड़िया देखने को मिल जाएंगी आपको। रंग बिरंगी छोटी बड़ी चिड़िया मिल जाएंगी आपको देखने के लिए। कबूतर हैं तो ये कितने प्रकार के आपको कबूतर देखने को मिल जाएंगे। मोर देखोगे तो आपको मोर भी बहुत अलग अलग तरीके के, यानी कि सफ़ेद मोर भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक मोर ऐसा जिसपे रंग बिरंगे उसके पंख होते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे आप देखोगे, बहुत अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर आप चिड़ियाघर गए होंगे तो आपने ज़रूर वहाँ पर देखा होगा। और जहाँ तक है, मोस्टली बच्चे चिड़ियाघर ज़रूर गए होंगे जो दिल्ली में पढ़ते हैं, क्योंकि पिकनिक पे उन्हें ज़रूर लेके जाया जाता है। तो आप देखते हो ना, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर, अलग अलग जानवर हैं। भालू हैं तो अलग अलग तरीके के हैं। पक्षी, कितने प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे देश में 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और यानी कि अलग अलग हमारे यहाँ प्रजाति है। यह कुल विश्व का 13% है। तो देखा जाए तो यह पूरे विश्व का कितना है? 13% हमारे इंडिया में स्थित है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं। कितनी हैं? 2,546 प्रजातियाँ मछलियों की हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। यानी कि पूरे वर्ल्ड की 12% मछलियाँ तो हमारे यहाँ पे हैं। भारत में विश्व के 5% से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवर यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि देखा जाए तो हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। किसमें? स्तनधारी में। यह असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। आर्द्र यानी कि नमी वाला प्रदेश, उष्ण यानी कि गर्मी वाला, जहाँ थोड़ी गर्मी होती है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपका कि हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके असम, कर्नाटक और केरल में पाए जाते हैं। अब इसे हम आगे देखते हैं कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। तो देखते हैं ये क्या है। भारत विश्व का ऐसा अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। देखो, हम कितने अच्छे देश में रहते हैं कि हमारे यहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कौन सा है? गुजरात के गिर। गुजरात में आपका गिर जंगल है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका ये पूरा मैप है और ये है गुजरात का एरिया पूरा। ये क्या है आपका? गुजरात। यहीं पे कौन से जंगल हैं? गिर जंगल हैं, जहाँ पे ये शेर पाए जाते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा
हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल तीन पाए जाते हैं। ये घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का ऐसा प्रतिनिधि है जो केवल भारत में पाया जाता है। यानी कि घड़ियाल, देखो घड़ियाल बस हमारे देश में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि। यानी कि देखो मोर भी अलग अलग किस्म के हैं, यानी कि अलग अलग रंग बिरंगे हैं। बत्तख भी है, तोता भी है, मैना भी है आदि। कुछ पक्षी प्रजाति हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों, वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। यानी कि बहुत से कीड़े वगैरह क्या होते हैं, काफ़ी हेल्प भी करते हैं, परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण भी वो रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है। अंततः उनका संरक्षण अनिवार्य है। यानी कि उनका संरक्षण किया जाना चाहिए जिससे कि उनकी प्रजातियों को बचाया जा सके, उनकी प्रजातियाँ लुप्त ना हो जाएं। आगे आपका है पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण। लालची व्यापारी का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। यानी कि हमारे अगर पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें इम्बैलेंस यानी कि असंतुलन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो लालची व्यापारी हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार कर रहे हैं। यानी कि ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, वो शिकार कर रहे हैं। वो शिकार करने की वजह से क्या हो रहा है, जानवरों की जनसंख्या जो है कम होती चली जा रही है। इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं। आगे हम इसमें देखते हैं रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट, तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। अब क्या है इसमें देखो, औद्योगिक अपशिष्ट जो भी फैक्ट्री वगैरह में से बेकार पदार्थ निकलता है, जो तेजाबी जो जमाव हो जाता है यानी कि जो जम जाता है, उसके कारण क्या होता है, जो विदेशी प्रजातियों का प्रवेश और कृषि निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके असंतुलन का ये सब के सब कारण है। आगे देखते हैं हम, किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं। क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में जो प्राणी है, पादप या प्राणी कोई भी है, वो एक दूसरे से संबंधित है। पेड़ पौधे और वहाँ पे रहने वाले इंसान और जीव, ये क्या है, आपस में सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई क्रियाएं होती हैं। इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जबकि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं, जीवोम कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो सरकार ने देश में 18 जीवमंडल निचय यानी कि आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। इसमें 10 सुंदरवन यानी कि पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड और मन्नार की खाड़ी यानी कि तमिलनाडु में है। ये नीलगिरी आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु अगर देखा जाएगा, ये नीचे का एरिया है तो ये आपका कर्नाटक है, ये केरल है और तमिलनाडु है। तो यहीं पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो इन तीनों को घेरे हुए हैं, इसलिए तीनों का राज्यों का नाम आता है। नोकरेक, ये नाकरेक नहीं नोकरेक है, इसमें मिस्टेक है वर्कशीट में। नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी आपका एमपी में है और अचनकमार, और ये आपका है अमरकंटक। अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है। तो यहाँ पे आपके कुछ 10 वो दिए हुए हैं, आपके 18 जीव मंडल नीचे हैं जिसमें से 10 आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, काफ़ी जगह के नाम है, आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम कभी करेंगे इसका एक आपको अलग से मैं मैप कराऊंगी तो आप उसे ज़रूर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई।
बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। यानी कि अब देखो कि सरकार क्या करती है, जो यहाँ इस तरीके से हमें इनकी हेल्प करनी है और काफ़ी सारी पारिस्थितिकी संतुलन को रखने के लिए, और जो कुछ ऐसे जानवर हैं जो यानी कि जीव हैं, प्राणी हैं जो खतरे में हैं, उनके संरक्षण की योजना बनाई है। फोर्थ है 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो ये देखो कितने सारे इसमें एफर्ट किए गए हैं पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए। किसने कदम उठाए हैं? सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं। तो इस वर्कशीट में जो हमने पढ़ा है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने इसमें देखा है आपकी जो औषधि वगैरह है उसको, फिर कितनी कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं उसको देखा है। ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका यह है पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण। इसके बाद नेक्स्ट है पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। आप दिए गए हैं, इसमें आपके कुछ 5 क्वेश्चन है, ये हमें करने हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों को बताइए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जीवों से आप क्या समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जीवों तथा पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र पौधों और छोटे जीवों का एक समुदाय है जो एक ही क्षेत्रीय वातावरण में रहते हैं और एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। यानी कि सिंपल सी कोई भी जगह है वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे प्राणी ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। वही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? तो आपका भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम जो हमने अभी पढ़ा है ये लागू किया गया था 1972 को। इसमें संरक्षण के 2 कारण अनिवार्य हैं। कौन कौन से हैं? पर्यावरण के संतुलन के लिए जीवों का संरक्षण अनिवार्य है। सेकंड है जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे जीवन के लिए भी आवश्यक हैं। थर्ड इसमें है भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों को बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था कि भारत सरकार ने 18 जीव नीचे की स्थापना की है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है पादप और जीवों के संरक्षण के लिए देश में 100 से अधिक राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना हो गई है, यानी कि नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क होते हैं। थर्ड इसमें है वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1972 में राष्ट्रीय वन जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। तो ये पॉइंट जो हमने क्वेश्चन किया यहाँ पे ऐड हो गया है। नेक्स्ट के बाद में कुछ विशेष कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट मगरमच्छ इत्यादि। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी छोटा है, इजी, 1 नंबर में आपको पूछ लिया जाता है कि जीवोम से आप क्या समझते हैं। विशाल पास स्थित की तंत्र को, सॉरी ये गलत है, ये पारिस्थितिकी होगा आपका। यहाँ पे आप लिख लो विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को क्या बोला जाता है? जीवोम कहा जाता है। यहाँ पे आपकी ये मिस्टेक है। जीवोम से आप क्या समझते हैं कि, तो जीवोम से हम समझते हैं विशाल पारिस्थितिकी यानी कि ये, अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो यहाँ देख सकते हो विशाल पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पे ये आएगा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तंत्र को जीवोम कहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का एक विशाल रूप। इसी का अगर हम बड़े एरिया पे देखा जाएगा उसे क्या बोला जाता है? जीवोम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाता है 4-5 नंबर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है ये आपका है जीवो। इधर आपका है, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं,
जीवों तथा, तो आपका है हमें जीवों तथा पक्षियों के शिकार का पुरजोर विरोध करना चाहिए। सेकंड है हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और थर्ड है हमें गर्मियों में पक्षी के लिए छत पे पानी रखना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है, फिर अगेन मिस्टेक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ये। जीवों तथा पक्षियों के लिए, जीवों तथा पक्षियों की सुरक्षा के लिए हम अपने स्तर पर एक छोटी सी ही जीव रक्षा टीम का गठन कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी 3 टाइपिंग मिस्टेक आप देख सकते हो। यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र की है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप ऊपर से देख सकते हो। नेक्स्ट आपका इसमें है, यहाँ पे लिखा हुआ है जीवों तथा पक्षियों की, क्वेश्चन 5 में है, यानी कि प्रश्न 5 जो लिखा हुआ है, जीवों तथा पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं, ये है। इसके बाद आपका है यहाँ पे हमें जीवों तथा पक्षियों के शिकार का पुरजोर क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। इसके बाद फोर्थ आपका है जीवों तथा पक्षियों की सुरक्षा के लिए हमें अपने स्तर पर एक जीव रक्षा टीम का गठन करना चाहिए। तो आज के हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं तो आप इसे करेक्ट कर लें। बाकी काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं मैंने ताकि याद करने में बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। इस क्वेश्चन को साथ के साथ याद करते चलें ताकि लास्ट टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम पे इतने सारे क्वेश्चंस वगैरह आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक मैप के साथ जिसमें आपके जितने भी जैव मंडल नीचे हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में छोटी वीडियो होगी 4 से 5 मिनट की, जिसमें हम मैप वर्क कंप्लीट करेंगे, 9th क्लास के लिए होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स या सहेलियों या दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जल्दी से वर्कशीट कंप्लीट करें और एक लाइक देके ज़रूर जाएं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम मैप वर्क के साथ। मैप वर्क सब ये वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैप चिपकाएंगे, क्योंकि आपका 5 नंबर में मैप फिल करने के लिए आता है। ओके, थैंक यू।